नमस्कार दोस्तों। कल की कक्षा में हम लोग देखेंगे कंडीशन ऑफ फ्रांस बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे काउजेज ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग कल की कक्षा में देख लिए थे कंडीशन कंडीशन ऑफ फ्रांस बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। I mean the 14th जुलाई 1789 बिफोर। इससे पहले कि हम लोग कंडीशन को देख लिए थे कि क्या स्थिति था फ्रांस में, और हम लोग आज बात करेंगे काउजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। काउजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, इसको हम लोग दो पार्ट में बांट के देखेंगे। एक हम देखेंगे कंटेम्पोररी काउजेज, ठीक है, और दूसरा पार्ट होगा फंडामेंटल काउजेज। एक कंटेम्प्रेरी काउज है, दूसरा फंडामेंटल काउज है। ठीक है, तो हम लोग अभी इस पर बात करेंगे कंटेम्प्रेरी काउजेज कौन कौन से हैं। आइए हम लोग देखते हैं। कंटेम्पोररी काउजेज पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कंटेम्पोररी का मीनिंग होता है कि रेवोल्यूशन के दौरान, मतलब रेवोल्यूशन से पहले क्या चल रहा था। ठीक है, मतलब आज 14 जुलाई के रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, उससे 2-4 दिन पहले क्या चल रहा था। जैसे कि आज कंटेम्पोररी, आज अभी क्या चल रहा है, तो समसामयिक हिंदी होता है उसका। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला हम लोग पढ़ेंगे यील्ड क्राइसिस एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल क्राइसिस, पढ़ेंगे दूसरा। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कॉलिंग ए मीटिंग ई स्टेट जनरल ऑन द बेसिस ऑफ पार्लियामेंट। मैं ये दोनों का मीनिंग बताऊंगा, ये स्टेट जनरल कौन से बॉडी था और पार्लियामेंट कौन से बॉडी था। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और चौथा होगा इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग कंटेम्पोररी काउजेज में ये 4 पॉइंट पर बात करेंगे, यील्ड क्राइसिस एंड इन्फ्लेशन और फाइनेंशियल क्राइसिस। हम लोग पहले फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करते हैं। क्या था ना कि किंग जो था ना, किंग वो ज़्यादा लग्जरियस जीवन में बिलीव करता था और एक्स्ट्रावेगेंस बहुत था, उसका फिजूल खर्ची बहुत था। ठीक है, तो वो तो एक तो लग्जरियस लाइफ, दूसरा एक्स्ट्रावेगेंस। ठीक है, और तीसरा वो अपने क्वीन के भी इम्पैक्ट में ज़्यादा था। ठीक है ना, वो मतलब कि बाहरी लोगों पर, मतलब अपनी प्रजा पर उतना ध्यान नहीं रखता था जितना कि मतलब वो अपने महल के लोगों पर ध्यान रखता था। ठीक है, तो इसमें उसका मतलब ज़्यादा बड़ी संख्या में मतलब कि मनी इन्वेस्ट होता था और उसका कोई आउटकम होता नहीं था। ठीक है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस। और दूसरी बात कि जब सेना गई थी अमेरिका
तो अमेरिकन रेवोल्यूशन के पक्ष में लड़ने के लिए, ब्रिटेन को बाहर निकालने के लिए, तो वहाँ भी फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ गया था और उसके चलते स्टेट का बजट गड़बड़ा गया था। तो ठीक है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस एक बड़ा चीज़ है, ठीक है। ये हम लोग हटा देते हैं फाइनेंशियल। अब दूसरी बात करते हैं यील्ड क्राइसिस और इन्फ्लेशन। यील्ड क्राइसिस का मीनिंग होता है क्या कि उपज के मात्रा में कमी आ गई थी। जैसे कि वहाँ पर क्या था ना, फ्रांस के उस दौरान रेवोल्यूशन से 1-2 साल पहले की बात है, और 1-2 महीना 3-4 महीना पहले की बात है कि वेदर अनसर्टेनिटी बहुत थी, ठीक है, जिसके कारण फसल जितना उपजना चाहिए था उसके तुलना में बहुत कम उपजते थे, जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ता था, इन्फ्लेशन हो गया था। अब प्रोडक्शन कम होगा तो जाहिर सी बात है कि डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई अगर कम होगा डिमांड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि गुड्स के रेट बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेंगे, तो इसलिए इन्फ्लेशन को ज़्यादा बल मिल रहा था। आप लोग पढ़े होंगे अपने बुक में कि एक ब्रेड का दाम कितना बढ़ गया था। तो इन्फ्लेशन कारक था जो कंटेम्प्रोरी फैक्टर था, जो मतलब रिवोल्यूशन को बल दिया, ठीक है। तो यील्ड क्राइसिस समझ गए। और अब हम लोग बात करेंगे कॉलिंग ए मीटिंग ई स्टेट जनरल ऑन द बेसिस ऑफ पार्लियामेंट। ई स्टेट आप लोग जानते हैं ना कि फर्स्ट ई स्टेट था जिसमें चर्च या कह लो क्लर्जी वाले लोग शामिल थे इसमें। और सेकेंड ई स्टेट था नोबिलिटी या आप कह लो फ्यूडलिस्ट। ये लोग फर्स्ट और सेकेंड स्टेट में शामिल था। लेकिन जो थर्ड स्टेट था ना, थर्ड स्टेट जिसमें कॉमन मैन, मिडिल क्लास, आर्टिसन, फार्मर, वर्किंग क्लास, यो ई स्टेट जनरल में था। यो उसको ई स्टेट जनरल भी बोलते हैं, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में ये सब नहीं दिया है, ई स्टेट जनरल थर्ड स्टेट दिया है, तो उसी को बोलते हैं जिनमें। और एनसीईआरटी में ये भी वर्ड नहीं है पार्लमा। तो पार्लमा क्या था ना, पार्लमा ये दोनों को मिलाकर फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को मिलाकर पार्लमा बोला जाता था, पार्लमा। तो राजा ने, किंग ने क्या किया, पार्लमा की सलाह पर, एडवाइस पर ई स्टेट जनरल की मीटिंग बुला ली। तो भाई मीटिंग बुलाने से कैसे यही पड़ता है, क्या हुआ, उससे क्या होने वाला है। तो क्या था ना, देखो मैं बताता हूँ। ई स्टेट जनरल, ऐसे भी जनरल का मतलब होता है कॉमन, समान, ठीक है। तो क्या था ना, पहले जो क्या था ना कि वर्कर्स क्लास है, फार्मर थे, मिडिल क्लास के लोग जो मतलब ऑर्गेनाइज नहीं थे, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट के सलाह पर किंग ने जब मीटिंग बुला दिया तो क्या हो गया कि ये लोग ऑर्गेनाइज हो गए, ठीक है। और ऑर्गेनाइज हो गए और टेनिस कोर्ट में शपथ लिए कि इस किंग को, इस सत्ता को, इस परिवर्तन करना है, हमारी डिमांड अगर पूरी नहीं है तो हम इसके लिए रिवोल्ट करेंगे। वहीं ये लोग टेनिस कोर्ट में शपथ लेते हैं, ठीक है। ये हम समझ गए। अब देखो इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। भाई अमेरिकन रेवोल्यूशन जानते हैं आप लोग। अमेरिकन रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले हुआ था। 1776 में वहाँ रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ रेवोल्यूशन किसके अगेंस्ट में हुआ था, ब्रिटेन के अगेंस्ट में हुआ था। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन के फेवर में फ्रांस के किंग ने अपनी सेना भेजा था, ठीक है। तो फ्रांस की सेना वहाँ पर गई थी, जिसके कारण मेरे फ्रेंच को 2 तरह से प्रभावित किया। देखना मुझे, पहला क्या कि एक तो सेना गई तो फाइनेंशियल बजट गड़बड़ाया, ठीक है। फाइनेंशियल बजट गड़बड़ाया। और दूसरा, अगर वहाँ आर्मी गई है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था
क्या इस्टेब्लिश करने के लिए? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यही ना मेन वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या था अमेरिकन रेवोल्यूशन का? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, मतलब फ्रेटर्निटी तो नहीं था, फ्रेटर्निटी तो यहाँ से है ना, लेकिन मेन वहाँ पर ऑब्जेक्टिव था लिबर्टी, लिबर्टी और इक्वालिटी। तो लिबर्टी और इक्वालिटी लाना था वहाँ पर। तो यहाँ जो आर्मी गए ना, वहाँ से इंस्पायर्ड होकर आए कि क्यों ना हम अपने स्टेट में ये चीज़ के लिए मांग करें, ठीक है ना, और लोगों को प्रेरित करें। तो ठीक है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन ने दो तरह से प्रभावित किया, फ्रेंच को इम्पैक्ट डाला। एक तो बजट गड़बड़ाया, दूसरा वहाँ को इंस्पायर्ड किया कि क्यों ना हम रेवोल्यूशन करें, क्यों ना यहाँ पर इस गुरुवंश की सत्ता को समाप्त कर यहाँ पर इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की व्यवस्था स्थापित किया जाए। तो समझिए कंटेम्प्रोरी कारण यही था। बट फ्लिप साइड ऑफ कॉइन, ओरिजिनल काउजेज, फंडामेंटल काउजेज मैं बता रहा हूँ, वो देखना आपको। फंडामेंटल काउजेज, फंडामेंटल काउजेज। फंडामेंटल कहने का कारण क्या था ना, होता है ना कि यही वो सबसे प्रमुख मेजर कारक हैं जो रेवोल्यूशन होने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की है। और जो कंटेम्प्रोरी जो काउजेज होते हैं ना, वो चिंगारी की तरह काम करते हैं। आप लोग 1857 के रिवोल्ट में जानते होंगे कि चर्बी वाला जो कारतूस है ना, वो एक चिंगारी की तरह काम किया है, ना कि मेन काउजेज की तरह वो काम किया है, ठीक है ना। तो मेन काउजेज जो है ना, जो पृष्ठभूमि तैयार हुई है ना रेवोल्यूशन का, ये फंडामेंटल काउजेज से हुई है। तो वो फंडामेंटल काउजेज क्या है और कैसे वो मतलब पृष्ठभूमि तैयार की, आइए देखते हैं। पहला है सोशल कॉन्फ्लिक्ट। हम सोशल कॉन्फ्लिक्ट में बांट के देखेंगे। वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास, ठीक है। दूसरा क्लास था पीजेंट क्लास। तीसरा था मिडिल क्लास। तीसरा था एलिट क्लास, जिसमें फर्स्ट ये स्टेट जो चर्च, और सेकेंड ये स्टेट नोबिलिटी या चर्च को इसको ये बोलो क्लर्जी, ठीक है। तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट। और दूसरा क्या था, इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस। और थर्ड था किंग वाज वीक एंड शॉर्ट साइट, ठीक है। ये तीन चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट, इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस और किंग वाज वीक एंड शॉर्ट साइट। सोशल कॉन्फ्लिक्ट में क्या था कि वर्किंग क्लास का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया था। कैसे? कारण क्या थे कि वर्किंग क्लास का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया था? वो कारण क्या थे? कारण ये था कि इन्फ्लेशन बढ़ा था बहुत। इन्फ्लेशन आपको बताएं कंटेम्प्रोरी में, तो इन्फ्लेशन ने इनकी स्थिति को बदतर कर दिया था। और दूसरा चीज था कि अनसर्टेनिटी ऑफ वेदर के कारण ये लोग स्केप टू द सिटी की ओर प्लान किए, ठीक है।
इन्फ्लेशन तो एक तो इनकी सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई, अनसर्टेनिटी के कारण शहर की ओर पलायन किया। और दूसरा कारण था कि इनको फैक्ट्री में इनकी डिमांड के कॉरस्पेंड रोजगार नहीं मिल रहे थे, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की भी सबसे बड़ी समस्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी समस्या थी, ठीक है। तो 3 का वजह थे, इन्फ्लेशन इनकी स्थिति खराब कर रखी थी, वेदर के कारण ये लोग शहर की ओर मूव किए, तीसरे अनएम्प्लॉयमेंट के कारण स्थिति बेहतर हो रही थी इनकी, ठीक है। ना इनके पास रहने के लिए नो होम, नो शेल्टर, नो फूड, जिसके कारण इन लोगों में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई, ठीक है। और इन्होंने आप लोगों ने अपने क्लास में देखा है कि 14 जुलाई 1789 को बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ दिया, है ना। उसमें एक वर्ड है ना कि सोती हुई भीड़ ने बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ दिया, ठीक है। आखिर बेस्टाइल के फोर्ट को ही क्यों चुना गया था डिस्ट्रॉय करने के लिए? वाई बेस्टाइल फोर्ट वाज डिमोलिश्ड? बिकॉज ही वाज सिंबल ऑफ पावर ऑफ द स्टेट, ठीक है। वो शक्ति का प्रतीक था, क्योंकि आर्मरी और प्रिजन को वहां पर रखा जाता था। वो बेस्टाइल फोर्ट को तोड़कर आर्मरी चाहे इम्यूनेशन जो बोलते हैं, शस्त्रागार जो गोला बारूद था, उसको तो पहले वो लोग लूटे, और दूसरे कि वहाँ पर जितने प्रिजनर्स थे, कैदी थे, उसको फ्री किए, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन, 14 जुलाई 1789। तो ये वर्किंग क्लास का मैंने बात बता दिया, ठीक है। अब आते हैं पीजेंट्स क्यों इतना बेचैन था, इनको क्या दिक्कत था? तो कल ही आप लोगों को बताए थे कि ये लोग इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना चाहते थे। ये नहीं था कि ये चाहते थे कि प्रिविलेज जो है उसको समाप्त किया जाए। प्रिविलेज किनको मिला हुआ था? पार्लियामेंट को मिला हुआ था। पार्लियामेंट में कौन थे? फर्स्ट ई स्टेट और सेकंड ई स्टेट, चर्च और फ्यूडलिस्ट जो नोबिलिटी बोलते हैं, उन दोनों को, वो दोनों ग्रुप क्लासेस को मिला हुआ था प्रिविलेज। ये लोग डिप्राइव्ड थे। और दूसरी बात, ये लोग इलिगेटेरियन सोसाइटी की स्थापना, मतलब समतावादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। और दूसरी बात ये चाहते थे कि इनको टैक्स भी बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता था। कल हम लोग पढ़े थे टाइड और टाइल। ये लोग टाइड के रूप में चर्च को देते थे और टाइल के रूप में गवर्नमेंट अपने स्टेट को देते थे, राजा को देते थे। और उसके बावजूद देने के बावजूद अपने जो जिसके लैंड पर खेती करते थे उसको टैक्स भी चुकाना पड़ता था, क्योंकि उस समय फ्यूडलिज्म रन कर रहा था। फ्यूडलिज्म वो चीज़ होता है कि मोस्ट ऑफ लैंड किनके पास था? चर्च एंड नोबिलिटी। मतलब 80 to 90% लैंड इन लोगों के पास था। तो जाहिर सी बात है कि बड़ी, और इनकी पॉपुलेशन कितनी थी? 15 से 20% के आसपास थी। तो जाहिर सी बात 80% में से 70% पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन दिस लैंड, इट्स लैंड, ठीक है। तो इनकी स्थिति ये थी, ये लोग इग्लिटेरियन सोसाइटी का स्थापना करना चाहते थे, ठीक। और ये लोग पूरी तरह से लिबर्टी के भी पक्ष में नहीं थे। कैसे ही बात में मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जब नेपोलियन अपना सत्ता स्थापित किया, अभी वो हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ रेवोल्यूशन, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, मैं कल की कक्षा में बताऊंगा।
तो जब नेपोलियन अपने पावर इस्टेब्लिश किया तो उस समय क्या था ना कि नेपोलियन ने लिबर्टी को कुचल दिया और इक्वलिटेरियन सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने को बल दिया। ठीक है, वो मतलब कि जो विशेषाधिकार था ना उसको समाप्त कर दिया और समतावादी समाज को बनाने पर बल दिया। हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन कोड ऑफ नेपोलियन। ठीक है, तो हम लोग ये देख लिया पीजेंट की जो प्रॉब्लम था वो हम लोग देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास क्यों बेचैन रहे, मिडिल क्लास की वो क्या समस्याएं थी जो इतना व्याकुल था। तो कारण था ना मिडिल क्लास जो था ना इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इन लोगों की हो रही थी। क्यों हो रही थी? मर्केंटलिज्म के माध्यम से लोगों ने व्यापार से बहुत पैसा कमाया था। इनकी स्थिति बहुत मतलब आर्थिक स्थिति बहुत उच्च हो गई थी, बहुत उच्च हो गई थी। लेकिन उसके अनुरूप इनकी सोशल स्टेटस वो नहीं था जो पार्लियामेंट का था। पार्लियामेंट में कह रहा हूँ ई स्टेट फर्स्ट ई स्टेट और सेकंड ई स्टेट, जिसमें चर्च और नोबिलिटी के लोग शामिल थे। ठीक है, तो इनकी आर्थिक स्थिति अच्छा था लेकिन इनकी सोशल स्टेटस नहीं थी। दूसरी बात, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, इनका कोई भागीदारी नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन में, ना ही पॉलिटिकल ना ही एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भागीदारी नहीं था। और ये चाहते थे कि स्टेट कंट्रोल में इकोनॉमी को ना चला, ये अनकंट्रोल इकोनॉमी चाहते थे। अनकंट्रोल इकोनॉमी का मतलब फ्री इकोनॉमी चाहते थे, फ्री ट्रेड जानते हैं ना, जिससे कि ये लोग चाहते थे कि मर्केंटलिज्म के जगह पर कैपिटलिज्म है या सोशलिज्म है। कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि इकोनॉमी में स्टेट का मिनिमम इंटरवीन होता है, न्यूनतम हस्तक्षेप होता है। ठीक है, तो इनकी ये समस्या थी। और ये मिडिल क्लास, ठीक है, इतना पर्याप्त है। अब हम लोग आते हैं इलिट क्लास कि इलिट क्लास कैसे इस रेवोल्यूशन को बल दिया। तो इसको हम लोग इधर से बांट के देख सकते हैं, पीजेंट की समस्या से और इनकी समस्या से हम देख सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को प्रिविलेज मिला हुआ था। ये लोग बहुत विशेषाधिकार थे, इन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। ठीक है, ये अगर ये लोग कुछ गलत कार्य करते थे तो इन लोगों की मृत्यु दंड भी नहीं दी जाती थी। इनकी कोई मतलब छोटा मोटा सजा दिया जाता था। बहुत सारे मतलब कि जघन्य अपराध को जो मतलब कि समाज में स्वीकार नहीं है, ऐसी ऐसी दुर्घटना हो जाने के बावजूद भी ये लोग सजा से मुक्त होते थे। और वही अगर छोटा मोटा अगर कोई गलती पीजेंट्स क्लास या वर्किंग क्लास या मिडिल क्लास में हो जाए तो उनको बीच चौराहे पर फांसी दे दी जाती थी। आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। तो ये लोग चाहते थे कि विशेषाधिकार की समाप्ति हो। और दूसरी बात कि एलिट क्लास जो था ना, एलिट क्लास, हाँ सेकेंड ई स्टेट डब्ल्यूटी, हाँ तो एक बस इतना ही देखते हैं इसमें। अब मेन कारण आइए इसमें देखते हैं हम लोग, ये हो गया सोशल, हम लोग कन्फ्लिक्ट देख लिया, थोड़ा थोड़ा जानना है। अब हम लोग देखेंगे इंटेलेक्चुअल कंसेशनस। मैं इंटेलेक्चुअल कंसेशनस की बात कर रहा हूँ। इंटेलेक्चुअल कंसेशनस, ये दूसरा टॉपिक है। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक है फंडामेंटल काउजेज में। इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस में कहा था ना कि हम लोग कल देखे थे, पृष्ठभूमि में देखे थे कल, हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में कल देखे थे कि रेनेसेंस एंड इनलाइटमेंट ने एक अल्टरनेटिव वे ऑफ लाइफ दिया था। कैसे कि उस दौरान के जो लीडर थे, सच एज में आ जाओ मोंटेस्क्यू, आप लोग किताब में पढ़ोगे मोंटेस्क्यू, ठीक है। दूसरा जॉन लॉक, तीसरा
रूसो रूसो, ठीक है। चौथा वाल्टेयर, पांचवा दिदरो, ठीक है। ये सब थे। मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ ला में सेपरेशन ऑफ पावर, जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में कहा कि वैसा सिस्टम जो किसी के लिबर्टी पर अंकुश लगाती हो, उस सिस्टम को हटा देना चाहिए। वो लिबरल के ज़्यादा पक्ष में था, वो लिबर्टी पर ज़्यादा बल देता था। वो मानता था कि राज्य का दायित्व है नागरिकों की सुरक्षा करना। अगर स्टेट अपने नागरिक के अधिकारों से वंचित करता है, उस स्वतंत्रता से वंचित करता है, तो उस सिस्टम को गद्दी से हटा देना चाहिए, क्योंकि सिटीजन को बाय बर्थ राइट है, ठीक है। तो ऐसे विचार उस समाज में, उस दौरान के समाज में रन कर रहे थे, ठीक है। और आते हैं मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉ अपनी किताब में सेपरेशन ऑफ पावर की विवरण दिया, बताया कि किसी एक इंस्टीट्यूशन में सारी शक्तियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे डिस्पोटिक मोनार्क जैसा डेस्पोटिक ऑटोक्रेटिक के कारण एक ही व्यक्ति में शक्ति सीमित हो जाती है। ये अलग अलग शक्ति अलग अलग इंस्टीट्यूशन में पावर अलग अलग इंस्टीट्यूशन में देने को बोला कि अलग ज्यूडिशरी होनी चाहिए, अलग एग्जीक्यूटिव बॉडी होनी चाहिए, अलग लेजिस्लेटिव बॉडी होनी चाहिए। तो ये विचार भी उस समय समाज में रन कर रहा था, लोगों को मानसिक स्तर से तैयार कर रहा था। और यही सब कारण था ना कि लोगों को रेवोल्यूशन के लिए तैयार किया, ठीक है। और तीसरा था रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने मोनार्क के जगह रिपब्लिक की कंसेप्ट दिया। इन्होंने बताया कि ऐसी सिस्टम होना चाहिए जो रिपब्लिकन बेस पर होना चाहिए, जो राजा होना चाहिए, जो किंग होना चाहिए, वो इलेक्टेड होना चाहिए, ना कि जन्मजात होना चाहिए। तो इन्होंने रिपब्लिक का कंसेप्ट दिया, ठीक है। तो ऐसे सारे बहुत थे, वाल्टेयर, हेनरी डिडरो। तो इन लोगों ने लोगों को मानसिक स्तर पर तैयार किया था, ठीक है। मोंटेस्क्यू का अगर हम देखते हैं ना, तो अमेरिकन रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में कम योगदान नहीं है, लेकिन पहला जो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ ना, मोंटेस्क्यू का सबसे बड़ा प्रभाव था। तो ये सब कारण थे जो फैक्टर है। अब आते हैं हम लोग अब तीसरा लास्ट है, किंग वाज वीक and short-sighted because he depended on पार्लियामा, ठीक है। पार्लियामा समझ में होंगे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, ठीक है। तो राजा बहुत वीक था। अब वो लुई 14 जैसा नहीं था। लुई जो अभी किसका रूल है, लुई 16 का, लुई 16 का। लुई 14 क्या बोलता था कि माई वर्ड इज द लॉ। सोचो, अब ये राजा थ्योरेटिकली तो ओमनीपोटेंट है, बट ही वॉज नॉट ए ऑटोक्रेटिक नहीं है अब, क्योंकि ये डिपेंड है चर्च पर और नोबिलिटी पर। क्यों? उस समय फ्यूडलिज्म भी रन कर रहा था। इसकी क्या बोलते हैं, राजा के पास अपनी ट्रेजरी खाली हो रही थी। इन लोगों के पास क्या था कि मोस्ट ऑफ लैंड था, अपनी सेना थी। तो राजा पूरी तरह से डिपेंड था। बाहरी आक्रमण के दौरान भी राजा जो किंग था, लुई 16 था, इन लोगों से हेल्प लेता था,
ठीक है। तो राजा उस समय बहुत दुर्बल था, वीक था। और मैं शॉर्ट साइटनेट की बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैंने समझा दिया और मैंने इस चीज़ को समझा रहा हूँ कि शॉर्ट साइटनेट क्या था कि जब उस समय इन्फ्लेशन बढ़ गया था तो राजा ऐसा कोई मतलब फंडामेंटल चेंजेस नहीं लाया जिससे कारण कि मतलब कि इन्फ्लेशन कम हो और लोगों में निराशा कम हो। दूसरी बात कि जब स्थिति खराब थी अपने स्टेट के अंदर तो फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन में सैनिक भेजने की क्या जरूरत थी। ठीक है। तीसरा कारण है कि ई स्टेट जनरल का मीटिंग बुला दिया पार्लियामेंट के आधार पर, पार्लियामेंट के सलाह पर। क्यों कि उस समय मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, पीजेंट क्लास, ये सब आर्टिसन जो थे ना अभी ऑर्गेनाइज नहीं थे, लेकिन मीटिंग बुला के इन लोगों ने ऑर्गेनाइज कर दिया और वही लोगों ने टेनिस कोर्ट में शपथ लिया, जिससे हम लोग ई स्टेट जनरल भी बोलते हैं। टेनिस कोर्ट में शपथ लिया को इसकी सत्ता को समाप्त कर देना है और वहाँ पर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूशन को सब इस्टेब्लिश करना है। तो थैंक यू।